दोस्तों, इंसानों के मार्स पर जाने के सपने आपको काफी नए लग रहे होंगे। अभी हाल ही के कुछ सालों में ही तो हम मार्स की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, राइट? वेल जी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें मार्स के सरफेस को स्टडी करते हुए 56 साल बीत चुके हैं। 15 जुलाई 1965 को मार्स को फ्लाई बाय करने वाला मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट मार्स की ओर पहला सक्सेसफुल मिशन था और उसको कंप्लीट हुए 56 साल हो चुके हैं। उस दिन से लेकर आज तक हम इंसान मार्स पर मेनली एक ही चीज की खोज में लगे हुए हैं और वो चीज है पानी। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. ऐसा इसीलिए क्योंकि हम इंसान अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर लाइफ की कंडीशंस आसानी से डेवलप हो सकती है और हम इंसान वहाँ रह भी सकते हैं। वैसे क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम धरती से मार्स पर पानी भेज दे तो क्या होगा? अरे मैं इतने से पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम मार्स पर 1-2 लीटर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 करोड़ लीटर्स पानी एक साथ भेजने वाले हैं। तो भाई, क्या इतने सारे पानी से मार्स पर नदियां बहने लगेंगी या फिर इस ठंडी के मौसम में मार्स की सरफेस के नीचे छिपे एलियंस बाहर निकलकर डांस करने लगेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि मार्स पर 100 करोड़ लीटर्स पानी भेजने से क्या होगा। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि मंगल ग्रह के पोल्स पर कुछ पानी आइस के फॉर्म में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि पास्ट में एक समय पर यहाँ पर पानी मौजूद था और नदियाँ भी बहती थी, लेकिन आज यहाँ लिक्विड वाटर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जैसा कि आपको पता ही होगा, मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है और ये टेम्परेचर को रिटेन नहीं कर पाता। एक नॉर्मल समर डे में दिन के समय इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और रात के समय में यह गिरकर -70 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मतलब एक ही दिन में करीब 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। एटमॉस्फेयर ना होने के कारण मार्स की सरफेस पर प्रेशर भी काफी लो है। इन दोनों कारणों से वहां पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। नासा के मेविन मार्स मिशन पर काम कर रहे एक वैज्ञानिक माइकल चैफिन ने अपनी स्टडीज में बताया है कि अगर आप मार्स की सरफेस पर 1 ग्लास पानी डाल दें तो इसका थोड़ा सा हिस्सा वहां पर बर्फ के फॉर्म में जम जाएगा और बाकी का हिस्सा भाप बनकर उड़ जाएगा। तो आखिर इस पानी को लिक्विड बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? अब भाई, हमारे इलोन मस्क तो इसके लिए बस एक ही तरीका देते हैं कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करो जिससे कि वहां का एटमॉस्फेयर बदल जाए। लेकिन क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए हमें हद से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे और दूसरी बात यह कि हमारा ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। अब क्या पता इससे मार्स का एटमॉस्फेयर हमेशा हमेशा के लिए रेडियो एक्टिव हो जाए और ये इंसानों के रहने लायक ही ना बचे। आज से 350 करोड़ साल पहले तक मार्स का एटमॉस्फेयर काफी थिक हुआ करता था और यही कारण था कि तब मार्स पर नदियां और समुद्र हुआ करते थे। अब अगर हम आज इसके एटमॉस्फेयर को फिर से थिक कर दे तो यहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है और इसके लिए हमें धरती के एटमॉस्फेयर से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को मार्स पर ट्रांसफर करना होगा। हालांकि हवा को एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेजने की बातें भी हवा में ही फेंकी जा रही है। प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है और ये धरती के खुद के एटमॉस्फेयर को डिसबैलेंस कर सकता है। अब यार, ये तो साफ है कि अगर हम मार्स पर थोड़ा बहुत पानी भेजते हैं तो वो कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्स की सरफेस पर पानी टिकना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि यहाँ हम पूरा का पूरा 100 करोड़ लीटर्स पानी एक साथ मार्स पर भेजने वाले हैं। अगर हम ये पानी बिना किसी डिले के एक साथ भेज दे तो ये 1 सेकंड में मार्स के किसी भी क्रेटर को एक लेक में बदल सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ एक क्रेटर में इतना सारा पानी भर सकेंगे? मार्स पर प्रेजेंट सबसे विशाल का एक क्रेटर है नॉर्थ पोलर बेसिन क्रेटर, जिसका डायमीटर 8500 किलोमीटर है। तो क्या ये 100 करोड़ लीटर्स पानी को अपने अंदर समा पाएगा? काफी टफ लग रहा है ना, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज्यादा आसान है। धरती का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन और जानते हैं कि इसमें टोटल कितना पानी है? ये है 1.4 सेक्सटिलियन लीटर्स एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन ये हमारे 100 करोड़ लीटर्स के सामने 14 लाख करोड़ गुना ज्यादा है। इतने पानी से हम मार्स के किसी छोटे से क्रेटर को ही भर सकते हैं। अगर हम 100 करोड़ लीटर्स पानी से मार्स की पूरी सरफेस को कवर करने की कोशिश करें तो ये मार्स की सरफेस पर सिर्फ 7 नैनोमीटर्स की लेयर ही बना पाएगा। भाई हम तो
शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 7 नैनोमीटर्स की। इन सभी फैक्ट एंड फिगर्स को सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि चाहे हम मार्स के किसी एक क्रेटर पर लेक बना दे या मार्स पर पानी की लेयर चढ़ा दे, दोनों ही कंडीशंस में ये पानी लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। ये कुछ ही मिनट्स में गायब हो जाने वाला है और फिर मार्स की डस्ट विंड्स इनके ऊपर लेयर बनाकर आपके सारी एक्सपेरिमेंट पर पानी, मेरा मतलब कि धूल फेर देने वाली है। और तो और ये काम इतनी सफाई से होने वाला है कि डॉक्टर सालों के भी इसके सबूत नहीं खोज पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम सबने तो लंबे लंबे देख रहे हैं, लेकिन इतना सारा पानी हम मार्स पर ले कैसे जाएंगे? अगर हम इंसानों के द्वारा आज तक बनाए गए सारे रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को काम पर लगा दे, फिर भी इतना पानी मार्स तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या हमारे इलोन मस्क सर इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब जब इलोन मस्क ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है, तो अब हमारे पास क्या ही चारा बचा है? क्या ऐसा कोई और तरीका है जिससे हम ढेर सारे पानी को धरती से मार्स पर ले जा सकते हैं? वेट ए मिनट, क्या हमें एक्चुअल में मार्स तक पानी को लेके जाने की जरूरत भी है? याद करो, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मार्स के पोल्स पर आइस जमी हुई है और आइस का ये भंडार कोई छोटा मोटा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि ये आइस वहां पर परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कि धरती के पोल्स पर है। अब जब हम इंसान धरती के पोल्स की आइस को पिघला सकते हैं, तो मार्स के पोल्स की आइस को पिघलाना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। परमाफ्रॉस्ट के ये लेयर्स कई 100 फीट गहराई तक फैली हुई है और इसकी टोटल वॉल्यूम 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर्स मानी जाती है। यही नहीं, वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स के इंटरनल लेयर्स में सॉल्ट वाटर की प्रेजेंस भी है। अगर हम इन सारे पानी को पिघला दे तो मार्स की पूरी सरफेस को 40 मीटर्स की हाइट तक पानी में डुबाया जा सकता है। 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किए गए नासा के क्यूरियोसिटी मार्स मिशन में जो रोवर भेजा गया था, उसने मार्स की सॉइल के कुछ सैंपल्स भी लिए थे। इन सैंपल्स की टेस्टिंग करने पर पता चला था कि मार्स की सॉइल में 2% लिक्विड वाटर प्रेजेंट है। मतलब अगर कोई इंसान वहां पर जाना चाहता है और कॉलोनी बसाना चाहता है, तो पानी कलेक्ट करने के लिए उसे बस मार्स की सॉइल को कलेक्ट करके उसे हीट करना होगा। धरती से हम चाहे कितना भी पानी मार्स पर ट्रांसपोर्ट करते रहे, लेकिन वो यहाँ की हार्श कंडीशन को नहीं झेल पाएगा। हालांकि अगर हम मार्स के सारे पानी को कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मार्स के एटमॉस्फेयर में सडन चेंजेस आएंगे और ये ना तो फ्रीज होगा और ना ही इवेपोरेट होगा। अगर मार्स पर वाटर के कुछ सोर्सेस बन जाए, तो इसका एटमॉस्फेयर और सरफेस में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे और नियर फ्यूचर में ये हैबिटेबल बन जाएगा। जी हाँ, अगर हम इंसान चाहे तो हम इसे हैबिटेबल बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस, बोले तो धैर्य रखना होगा। अगर हम एकदम से वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स फेंकना शुरू कर दे, कंट्रोल उदय, तो ये हमारे फ्यूचर होम की सॉलिड उम्मीद को खत्म कर सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।